नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवर, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं। और आज हम सरकार के जो 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उसमें न्यायपालिका के बारे में अध्ययन करेंगे कि न्यायपालिका का क्या संगठन है, न्यायपालिका की भूमिका, महत्व और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए क्या क्या कार्य होनी चाहिए। तो ये आप भली भांति जानते हैं कि नागरिक अधिकारों को रक्षा, अपराधियों को दंड देने, आपसी झगड़ों को निपटारा करने, कमज़ोर लोगों, कमज़ोर वर्गों को शक्तिशाली लोगों का शिकार बनने से रोकने के लिए न्यायपालिका का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। कानून चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, जनता उनका पूरा लाभ तभी उठा सकती है जब न्याय का प्रबंध करने और लोगों को पीड़ा और अत्याचार से बचाने की कोई ऐसी संस्था, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई ऐसा निकाय हो जो उनकी पीड़ा अत्याचार से उनको मुक्ति दिला सके। वास्तव में किसी भी शासन प्रणाली को जांचने की सबसे बड़ी जो कसौटी होती है वो है देश की न्याय व्यवस्था, कि उस देश में कैसी न्याय व्यवस्था है, किस तरह का जुडिशियल सिस्टम है। न्यायपालिका का मुख्य कार्य जो है, नागरिकों के आपसी झगड़ों तथा नागरिक और राज्य के बीच में जो विवाद हैं उनका निपटारा करना है। और इसका अलावा भी अदालतें और भी बहुत से कार्य करती हैं। इन न्यायपालिकाओं के संदर्भ में की अर्थ परिभाषा को हम जानें उससे पहले इनके महत्व के बारे में कुछ विद्वानों ने अपनी राय जाहिर की है। और ब्राइस का कोटेशन हम उद्धृत कर सकते हैं कि यदि न्याय की ज्योति अंधेरे से बुझ जाए तो अंधेरा कितना गहरा होगा इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ये इसी संदर्भ में कही गई है कि एक सभ्य समाज में प्रत्येक नागरिक ये आशा करता है कि उसके साथ मनमानी, जोर जबरदस्ती, अत्याचार नहीं किया जाएगा। उसे ऐसी सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। विधानमंडल, कार्यपालिका चाहे कितने भी कार्यकुशल क्यों ना हो, व्यवस्थित यदि न्यायपालिका नहीं है तो विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ कार्यान्वित नहीं हो सकता। विधि का शासन, वैसे हम पढ़ेंगे आगे, इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। विधि के शासन का अर्थ यह है कि प्रत्येक कानून को विधिवत पारित किया गया हो, फिर शासन का संचालन उस कानून के द्वारा जो अधिकृत प्रक्रिया है, ड्यू प्रोसेस है, उसके अनुसार किया जाए उसे। न्यायपालिका इस व्यवस्था की संरक्षक होती है और इसके लिए प्राय कहा जाता है कि उत्कृष्ट न्यायपालिका जो है वो उत्कृष्ट शासन का प्रमाण है। जनसाधारण के मन में न्यायपालिका के प्रति सदैव श्रद्धा की भावना रहती है और इसलिए न्यायाधीश को धर्म का अवतार कहा गया है। न्याय की देवी की कल्पना एक ऐसी दिव्य व्यक्तित्व के रूप में की जाती है। कई बार हमने देखा भी है कि जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हो, एक हाथ में तराजू है, एक हाथ में तलवार है। इससे संकेत मिलता है कि न्याय की प्रक्रिया में किसी के साथ भेदभाव, पक्षपात का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इसी संदर्भ में इनको परिभाषित करने के लिए विद्वानों ने अपनी राय जाहिर की है। न्यायपालिका सरकार का तीसरा अंग है और अधिनायक तंत्र में न्यायपालिका जो है कार्यपालिका के एक ऑर्गन के रूप में काम करती है, एक अंग के रूप में काम करती है,
किंतु लोकतंत्र में न्यायपालिका स्वतंत्र उसका अस्तित्व होता है, वो स्वाधीन होती है, निष्पक्ष होती है, ये कानूनों की व्याख्या करती है और व्यक्तियों के आपसी झगड़ों के अलावा ये व्यक्ति और राज्य के विवादों का भी निर्णय करती है। तो C.F. स्ट्रांग एक विद्वान हैं, उनके कथन को हम उद्धृत कर सकते हैं कि न्यायपालिका शासन का वह विभाग है जिसका संबंध विधि का उल्लंघन करने वालों को दंडित करने से है। न्यायपालिका सदा ही न्यायाधीशों का एक निकाय होती है जो केंद्र में और राज्य के दूर दूर के क्षेत्रों में व्यक्तिगत सामूहिक रूप से काम करते हैं। इस परिभाषा और तमाम जो पृष्ठभूमि के बारे में हम जो बात की न्यायपालिका के संदर्भ में, सीधे सरल शब्दों में यदि कहें तो न्यायपालिका शासन का वह अंग है जिसके पदाधिकारी न्यायाधीश कहलाते हैं और उसका प्रमुख कार्य क्या होता है? न्यायालय में प्रस्तुत कानूनी विवादों पर निर्णय देना। और ये कानूनी विवाद कैसे कैसे हो सकते हैं? व्यक्तियों के बीच, व्यक्ति और राज्य के बीच हो सकते हैं, संघ राज्य में केंद्र सरकार और संघ की जो इकाई राज्य हैं उनके बीच में विवाद हो सकते हैं, संघ के विभिन्न इकाई राज्यों के बीच में कोई कानूनी विवाद हो सकते हैं। ये न्यायाधीश का एक संवैधानिक अधिकार और दायित्व होता है कि वो अपने न्यायालय में प्रस्तुत कानूनी विवादों पर निर्णय करे। लेकिन ये बात खास है यहाँ कि निर्णय देने में न्यायाधीश मनमानी नहीं कर सकते। सदैव ही उनको कानून के आधार पर निर्णय देना होता है और जो भी पक्ष कानून के उल्लंघन का दोषी होता है उसे न्यायाधीश कानून के अनुसार दंड देते हैं। तो ये न्यायपालिका के बारे में अर्थ परिभाषा और एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हुआ। अब हम बात करेंगे कि न्यायपालिका का संगठन किस प्रकार का रहता है, न्यायपालिका का ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से होता है। तो उसमें कुछ बातें हैं, जैसे दोहरी अदालतें अथवा एकल न्यायपालिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के हर एक राज्य में दोहरी अदालतें पाई जाती हैं। कैसी? एक तो केंद्रीय अदालतें तथा राज्य के न्यायालय। राज्य की अदालतें, केंद्रीय न्यायालय केंद्र के कानूनों की व्याख्या करते हैं और अपराधियों को दंड देते हैं जिन्होंने केंद्र के कानूनों को तोड़ा है, जबकि राज्य के न्यायालय उन लोगों को दंडित करते हैं जो राज्य के कानूनों का उल्लंघन करते हैं। इसके विपरीत भारत और कनाडा में एकल न्यायपालिका पाई जाती है। दोनों ही संघात्मक राज्य हैं और हमारे यहाँ सभी न्यायालय केंद्र के कानूनों की व्याख्या करते हैं और राज्य के कानूनों को भी। देश के सभी न्यायालय उच्चतम न्यायालय के अधीनता में काम करते हैं। दूसरा है न्यायाधीशों का चयन अथवा नियुक्ति। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए आमतौर पर 3 तरीके अपनाए जाते हैं। प्रथम, कार्यपालिका द्वारा मनोनीत किया जाना। दूसरा, विधानमंडल के द्वारा न्यायाधीशों का चयन करना। तीसरा, जनता के द्वारा न्यायाधीशों का चुना जाना। इंग्लैंड, अमेरिका और भारत में न्यायाधीशों का जो नियुक्ति है वो कार्यपालिका के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। विधानमंडल के द्वारा न्यायाधीशों का चुनाव कम्युनिस्ट देशों में और स्विट्जरलैंड में होता है। देश में छोटे स्तर की अदालतें, जन न्यायालय, उनके न्यायाधीशों का चुनाव विधानमंडल नहीं बल्कि आम जनता वहाँ करती है। तो भारत में जो कार्यपालिका के द्वारा नियुक्ति की जाती है उसमें कुछ डेवलपमेंट हुए हैं और अब कॉलेजियम सिस्टम स्थापित है। बीच में यूपीए सरकार और एनडीए सरकार ने प्रयास किया था एनजीएनसी, राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग के द्वारा चयन करने की प्रक्रिया अपनाया जाने का, लेकिन उसको न्यायपालिका ने स्वीकार नहीं किया और कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा ये नियुक्ति होती है। इसको हम आगे विस्तार से बात करेंगे। न्यायाधीशों
कि जहाँ कार्यकाल की बात है तो न्यायाधीशों के कार्यकाल के बारे में भी 3 तरीके प्रचलित रहते हैं। एक तो न्यायाधीश से एक निश्चित आयु प्राप्त कर लेने के बाद पदों पर बने रहते हैं। भारत में न्यायाधीशों की निर्धारित आयु है और उस निर्धारित आयु के हिसाब से ही वो काम करते हैं, उसके बाद वो अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। दूसरा, न्यायाधीश से सदाचार पर्यंत अपने पदों पर बने रहते हैं ड्यूरिंग गुड बिहेवियर। इसका अर्थ यह है कि जब तक कोई न्यायाधीश रिश्वतखोरी या अन्य किसी अपराध में विधानमंडल के द्वारा यदि दंडित नहीं किया जाए तब तक वो अपने पद पर कायम रह सकता है, और इंग्लैंड में यही परंपरा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी संघीय यानी केंद्रीय न्यायाधीशों को महाभियोग के द्वारा उनके पदों से अलग किया जा सकता है। और तीसरा, चीन में न्यायाधीश एक निश्चित अवधि के लिए चुने जाते हैं। अदालतों का एक निश्चित क्रम रहता है। न्यायालयों का गठन जो है सभी देशों में अलग अलग तरीके से होता है, फिर भी कुछ ऐसी सामान्य बातें हैं जो समान रूप से सभी देशों में पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि अदालतों की जो संरचना है वो एक ऊपर उठते हुए क्रम में की जाती है। सबसे नीचे बहुत छोटी अदालत होती है, उसके ऊपर जिला अदालत होती है, जिला अदालत के ऊपर उच्च न्यायालय होते हैं, हाई कोर्ट्स होते हैं, और उन सब के ऊपर एक सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय होता है। इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स एक सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय रहा है। अब बात करें कि न्यायालयों के विभिन्न प्रकार, वेरियस काइंड्स ऑफ कोर्ट्स, तो इसमें अधिकांश देशों में 2 प्रकार के न्यायालय होते हैं, दीवानी न्यायालय यानी सिविल कोर्ट्स तथा फौजदारी न्यायालय यानी क्रिमिनल कोर्ट्स। दीवानी न्यायालय वो होते हैं जिनमें उन मुकदमों की सुनवाई करते हैं जिनका संबंध संपत्ति के लेन देन, जायदाद के बंटवारे, ट्रेडमार्क, साझेदारी, वस्तुओं की खरीद बिक्री से उनका संबंध है। फौजदारी न्यायालय होते हैं, उनमें उन मुकदमों की सुनवाई होती है जहां मारपीट, हत्या, चोरी, डकैती, अपहरण इत्यादि से संबंधित जो मैटर होते हैं, मामले होते हैं, वो फौजदारी मामलों में डील किए जाते हैं। भारत में दीवानी फौजदारी न्यायालयों के अलावा कुछ राजस्व न्यायालय भी होते हैं, रेवेन्यू कोर्ट्स होते हैं। इन अदालतों में लगान की वसूली से संबंधित मामले पहुंचते हैं। प्राय सभी देशों में सामान्य न्यायालयों के अलावा कुछ विशेष अदालतें भी गठित की जाती हैं। जैसे हम बात करें सैनिक न्यायालय की, मिलिट्री कोर्ट्स की, वाणिज्य उद्योग न्यायालय, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कोर्ट्स, पंच न्यायालय, आर्बिट्रेशन कोर्ट्स, और फ्रांस में साधारण न्यायालयों के अतिरिक्त कुछ ऐसे न्यायालय होते हैं जो राज्य कर्मचारियों के अपराधों की जांच करते हैं। उन्हें प्रशासनिक न्यायालय कहा जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स कहा जाता है। ये न्यायालय विशेष प्रकार के कानूनों के तहत काम करते हैं जिन्हें प्रशासनिक विधि कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। कई विद्वानों ने प्रशासनिक विधि को समानता के सिद्धांत का उल्लंघन माना है, लेकिन प्रशासनिक न्यायालयों का जो रिकॉर्ड है वो बहुत ही साफ सुथरा है और इन्होंने सरकारी ज्यादती के खिलाफ लोगों के अधिकारों की रक्षा की है। तो प्रशासनिक न्यायालय, ये कई बार छोटा प्रश्न पूछा जाता है किस देश में पाए जाते हैं, तो फ्रांस में इनकी मौजूदगी है। संवैधानिक न्यायालय, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स। संवैधानिक न्यायालय उस न्यायालय को कहते हैं जो संविधान की व्याख्या करता है और कानूनों की वैधानिकता की जांच करता है। भारत में ये कार्य उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों करते हैं। अमेरिका का उच्चतम न्यायालय भी संविधान की व्याख्या करता है और यदि कोई कानून या अध्यादेश, ऑर्डिनेंस संविधान के विपरीत है तो उच्चतम न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है। तो ये न्यायपालिका का सामान्य परिचय, अर्थ परिभाषा, उनके संगठन के बारे में महत्वपूर्ण विचार है। इसके बाद हम न्यायपालिका की भूमिका, उसका महत्व और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में विचार करेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।